नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आज लेंगे। इसी के साथ एनडीए की भी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सरकार तो जरूर बन रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के सामने आने के बाद से बीजेपी के अंदर एक खलबली मची हुई है। आंकड़ों के आने के बाद से खास तौर पर वाराणसी बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी कभी भी किसी भी चरण में वोट के हिसाब से नहीं पिछड़े, लेकिन इस बार इतिहास बन गया और शुरुआती चरण में वो एक बार अजय राय से पीछे भी हो गए। जीत के बावजूद पीएम मोदी के नाम एक और अनचाहा रिकॉर्ड बन गया कि किसी मौजूदा पीएम के चुनाव में हार जीत के अंतर के हिसाब से ये दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। अब बात कि आखिर उस वाराणसी जिसके बारे में माना जा रहा था कि इस बार पीएम 2014 और 2019 से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की जीत का रंग फीका पड़ गया? आखिर क्या वजह है जिससे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार कर भी जीत गए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने के बावजूद जीत की चमक काशी और अयोध्या ने फीकी कर दी है। अयोध्या में भाजपा को 54,000 वोट से सीट गंवानी पड़ी, तो काशी में जीत का अंतर 3.15 लाख कम हो गया। कुल पड़े वोट की संख्या में भी 62,000 मतों की कमी हो गई। अब इन आंकड़ों के आने के बाद वाराणसी भाजपा के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी कभी भी किसी चरण में वोट के हिसाब से नहीं पिछड़े, लेकिन इस बार इतिहास बना और शुरुआती चरण में वो अजय राय से पीछे भी हो गए। जीत के बावजूद पीएम मोदी के नाम एक और अनचाहा रिकॉर्ड बन गया कि किसी मौजूदा पीएम के चुनाव में हार जीत के अंतर के हिसाब से ये दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। नतीजों के बाद से बनारस इकाई के भाजपाइयों, खासकर पुराने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री और 8 विधायक वाले पीएम के संसदीय क्षेत्र में महज 1.5 लाख के अंतर से जीतने पर अब संगठन के भीतर बड़े बदलाव, स्थानीय नेताओं की अति विश्वास और कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, पुराने समर्पित कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं और पुराने विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को इस नतीजों का प्रमुख कारण बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के करीब 6 महीने पहले समन्वयक वाराणसी भेजे गए। इन्हें नए नवेले भाजपाइयों ने पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था। जमीनी कार्यकर्ताओं से बस कागजी रिपोर्ट मंगाई जाती थी। स्थानीय मुद्दों पर असल तस्वीर क्या है, कैसे समस्याओं को एड्रेस करना है, इस पर कोई सार्थक चर्चा कभी नहीं हुई। ऐसा आरोप वहां के स्थानीय और पुराने कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बस पार्टी दफ्तर और होटल कमरों में नए नवेले भाजपाई के साथ कागजों पर समन्वयक ने 500 से ज्यादा बैठक का रिकॉर्ड बना दिया। मोदी के जीत का मार्जिन कम होने पर पुराने भाजपाई बेहद निराश हैं। कार्रवाई के डर से कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता, लेकिन दबी जुबान में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वो गंभीर आरोप राज्य से लेकर केंद्र द्वारा तैनात प्रभारियों पर लगाते हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नवनियुक्त लोकसभा प्रभारियों को गाड़ी, पैसा, बढ़िया होटल, मोबाइल जैसे गिफ्ट देकर अपने सिंडिकेट का अघोषित हिस्सा बना लिया गया। इसी का फायदा उठाकर विधान परिषद की सदस्यता भी ले ली। ये वही लोग हैं जो कभी अन्य दलों की विचारधारा के साथ थे, लेकिन 2014 में बदलाव की बयार को देखते हुए अपने व्यावसायिक हितों के लिए भाजपा में आ गए। ऐसा आरोप भी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। इन लोगों ने बस रेडियो पर मन की बात चौराहे पर सुनकर उसका मीडिया में प्रचार प्रसार करवाया और इसका फायदा उठाकर पैसे के दम पर पद भी ले लिया। जो वास्तविक विचारधारा से जुड़े लोग थे, यानी कि जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच मन की बात को आमजन को समझा रहे थे, वो इन प्रभारियों का उपेक्षा का ही शिकार हो गए। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार ये नतीजे उन्हें कतई चकित नहीं कर रहे हैं। 2019 के बाद से ही बाहर से आए लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों की अनदेखी शुरू कर दी। ऐसे लोगों ने पार्टी के प्रचार से ज्यादा अपने आर्थिक हितों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना और पार्टी फंड पर जो अलग अलग मदों के लिए आता है उस पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। लोकल कार्यकर्ता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी से जुड़े, उन लोगों ने कभी भी वैचारिक प्रसार के मानक पर कोई काम ही नहीं किया। बस वो बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उन्होंने अपने व्यावसायिक तरीके से तरक्की के लिए उनको अपने साथ जोड़ लिया। पार्टी की नीतियों, सरकार के कामकाज के प्रचार से ज्यादा इन लोगों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का प्रचार किया। किसी ने हॉस्पिटल, तो किसी ने शोरूम, तो किसी ने अपने बिल्डिंग कारोबार, तो किसी ने अपने रेस्टोरेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का खूब दोहन किया। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में मोहल्लों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का बड़ा असर होता था। ये नुक्कड़ सभाएं मंडल प्रभारी, पार्षद के साथ साथ स्थानीय पार्टी पदाधिकारी वो विधायक करते थे। लेकिन इस बार लोकसभा प्रभारियों ने ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया। उसका असर ये हुआ कि विपक्ष की तरफ से जो हमले हुए उसको काउंटर करने के लिए कोई काम ही नहीं हुआ और
आरोपों का सीधा नकारात्मक असर पार्टी के परफॉर्मेंस पर हुआ। कार्यकर्ताओं की दबंगई और मनबढ़ई की कई घटनाओं ने जनता की नजर में भी शर्मसार किया। बचाव करने से भी जनता नाराज हुई, यानी कि ऐसे लोगों का अगर पार्टी के द्वारा बचाव किया गया उसका भी एक नकारात्मक असर जनता के बीच पहुंचा। आम चुनाव की घोषणा के पहले से लेकर वोटिंग के आखिरी चरण तक करीब आधा दर्जन घटनाओं ने भी बनारस में भाजपा के खिलाफ माहौल बना दिया। सबसे पहली घटना आईआईटी छात्रा के साथ हुई गैंगरेप के आरोप के रूप में सामने आई, जिसमें भाजपा आईआईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद चुनाव के बीच गदौलिया चौराहे पर भाजपा से जुड़े हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का पुलिस से उलझना और एक स्थानीय मामले को लेकर चितईपुर थाने का घेराव और बीएचयू के हृदय विभाग के अध्यक्ष का बीएचयू के खिलाफ आमरण अनशन, ये तमाम ऐसे मामले रहे जिसकी वजह से भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हुई। आरोपियों के बचाव करने के रुख को लेकर भी आमजन खासे आक्रोशित थे। इन सभी मामलों को विपक्ष के बड़े नेताओं, खासतौर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अजय राय ने उठाया और खूब जुबानी हमले किए। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के वोट मार्जिन में आई कमी का एक कारण विपक्षी एकता भी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2014 में 42 कैंडिडेट मैदान में थे। 19 में सपा और बसपा ने गठबंधन किया और कैंडिडेट की संख्या भी घटकर 26 हो गई। इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से हुआ और 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ केवल 7 प्रत्याशी ही मैदान में थे। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वाराणसी में पीएम मोदी के सामने सपा बसपा से अधिक मजबूत गठबंधन कांग्रेस और सपा का साबित हुआ। ये तो साफ है कि 2024 में सपा का वोट बड़े आराम से कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ। वाराणसी की सभी विधानसभा में दूसरे नंबर पर आए कैंडिडेट के प्रदर्शन में 2019 के मुकाबले 2024 में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। अब पीएम मोदी तीसरी बार काशी से सांसद बनकर देश की बागडोर संभालेंगे, लेकिन हैट्रिक लगाने के बाद भी बनारस बीजेपी के अंदर जबरदस्त बेचैनी और आक्रोश है, क्योंकि जीत का अंतर करीब 3.15 लाख कम हो गया है और कुल मत भी 60,000 से कम हो गए हैं। अब संगठन के भीतर से इस अप्रत्याशित नतीजों को लेकर मंथन शुरू है। अब सरकार बनने जा रही है, जाहिर तौर पे इन पे मंथन होगा और किस तरीके से इन नतीजों को आने वाले विधानसभा चुनाव में टैकल किया जाए उस पर भी बात विचार शुरू होगा। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।